हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज़ चल रही है क्लास 11th की। उसमें हमने अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने रेडियन के बारे में पढ़ा, हमने डिग्री के बारे में पढ़ा, हमने उन दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि इंटरचेंज किस तरीके से करते हैं, हमने पढ़ा कि साइन क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और हमने जो जनरल फॉर्मूले पढ़ लिए। जनरल फॉर्मूले मतलब जनरल वैल्यूज़ पढ़ ली। यानी पहले हमने 90 डिग्रीज की वैल्यूज़ तक हमें पता थी, अब हम आगे की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था फंक्शंस, हमने पढ़ा था अब तक कि फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शन होते हैं रिलेशन, रिलेशन में क्या होता है, एक डोमेन होता है जहाँ से वैल्यू आती है, और रेंज होता है जहाँ वैल्यू जो निकल के आता है। यानी अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो जो एक्स होगा वो डोमेन होता है, जो इसका आउटपुट निकल के आता है वो रेंज होती है। तो ऐसे ही ये फंक्शंस है हमारे पास। तो हमारे पास दे रखा है साइन एक्स, कॉस एक्स, ये हमारे पास फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स और कोसेक एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स। अब हमारे पास इनका हमें डोमेन देखना है, रेंज देखना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि -1 और 1 के बीच में साइन एक्स लाई करता है, और -1 और 1 के बीच में ही कॉस एक्स लाई करता है। ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया। अब देखिए साइन एक्स में आप कोई भी इनपुट डाल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब इसकी जो रेंज है, अगर ये -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ये क्या है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल है। तो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो -1 और 1 का जो क्लोज इंटरवल होगा उसका रेंज सेट बन जाएगा। यानी इसकी रेंज इसमें लाई करेगी। यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 हो सकती है, बीच में कुछ भी आ सकता है। तो ये हो गया इसका रेंज सेट। ऐसे ही कोसाइन यानी कोसेक्स का भी सेम है। इसके डोमेन में हम एक्स कुछ भी डाल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो इसका डोमेन में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसके केस में भी देखिए इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इसका रेंज सेट हो गया -1 और 1 का क्लोज इंटरवल। अब देखिए हमारे पास है कोसेक एक्स, वो कोसेक एक्स, ये क्या होता है, 1/sin x के बराबर होता है। तो अब देखिए, अब इसमें आप x की जगह कुछ भी नहीं डाल सकते। अगर यहाँ 1/0 हो गया, अगर ये नीचे वाला टर्म 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये टर्म 0 कब होता है, हमने पढ़ लिया है ये भी कि sin x बराबर 0 कब होता है, जब x बराबर n पाई हो। तो अगर x बराबर n पाई हो गया तो sin x 0 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इसमें इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो सारे x जो रियल नंबर है और n पाई के बराबर नहीं है। यानी n पाई के बराबर नहीं है, बाकी कोई भी डाल सकते हो, n पाई को छोड़कर कुछ भी डाल सकते हो, जहाँ पर n जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। अब इसका रेंज सेट क्या होता है, अभी आप इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, आप इतनी नॉर्मली समझ लीजिए कि देखिए ये कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा है, तो ये -1 से 1 जा रहा है, तो -1 से छोटी वैल्यू और 1 से बड़ी वैल्यू, इस तरह की वैल्यू इसकी रहेगी। इसको आप समझ लीजिए, बस अभी ध्यान रख लीजिए, बाकी इनइक्वलिटी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका रेंज सेट क्या होगा, y सच दैट y बिलोंग्स टू r, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज़ लेस देन इक्वल टू -1। यहाँ पर और लग रहा है, और का मतलब होता है या तो ये या तो ये। ऐसे ही सेक एक्स के केस में क्या होगा, ये 1/cos x के बराबर होगा। अब इसमें भी आप कुछ भी इनपुट नहीं दे सकते, यहाँ पर 1/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, और cos x 0 नहीं होगा तो हमारा काम चल जाएगा। cos x 0 कब होता है, जब x बराबर 2n+1 π/2 होता है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका जो डोमेन होगा वो सारे x जो रियल नंबर है पर 2n+1 π/2 के बराबर नहीं है। n क्या है, इंटीजर। जैसे इसका जो वैल्यू आई थी वही इसकी रेंज सेट है, इन दोनों का रेंज सेट सेम हो गया, इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम। अब tan x को देखेंगे तो y बराबर tan x क्या होता है, sin x अपन cos x, cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी सेम। तो ये देखो इसका भी डोमेन सेम हो गया। अब इसमें tan x कुछ भी आ सकता है, कोई वैल्यू हमारी फिक्स नहीं है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसका रेंज हो गया। ऐसे y बराबर cot x, cot x क्या होता है, cosec x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x।
अब यहाँ पर साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स जीरो ना होने के लिए एक्स बराबर एन पाई आ जाएगा, एक्स बराबर एस इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई आ जाएगा, और ये हमारा इसका होगा डोमेन, और रेंज इसकी कुछ भी हो सकती है। अब हमने क्या देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। और हमने क्या देखा, अगर आप देखेंगे गौर से, साइन जो टेबल हमने पढ़ी थी छोटी क्लास में, तो उसमें हमने देखा था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यानी 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसे वैसे साइन x बढ़ता जाएगा। यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 45 की 1/√2, ऐसे साइन 90 की 1। तो 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू बढ़ती है पहले क्वाड्रेंट, यानी अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल लिया जाए तो इसकी वैल्यू जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ेगी। इसका ग्राफ हम अगली वीडियो में देखेंगे तो जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये फिर से 2π। ठीक, यहाँ पर वैल्यू बढ़ी, यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू घटती है इसकी। जब x जैसे जैसे बढ़ाओगे यानी x की वैल्यू, ये वाला जो एंगल है ये बढ़ेगा ना, ये वाला जो एंगल बढ़ेगा तो साइन x की वैल्यू 1 से 0 हो जाएगी, घटेगी, 1 से थोड़ी कम होगी, फिर ऐसे ऐसे करके 0 तक पहुँच जाएगी। इस क्वाड्रेंट में भी जैसे जैसे x बढ़ेगा तो साइन x की वैल्यू घटेगी और वो 0 से -1। यहाँ कितनी थी, 0, यहाँ हो गई 1, यहाँ हो गई फिर से -1, यहाँ से यहाँ हो गई 0, फिर यहाँ हो गई -1। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में x बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ पर आकर फिर से 0 हो जाएगी। ठीक, ये नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, भाई यही बात है कि इस क्वाड्रेंट में वैल्यू जैसे जैसे x बढ़ेगा साइन x की वैल्यू बढ़ेगी, -1 से 0 हो जाएगी। ऐसे ही देखिए आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ सिंपल सी शॉर्ट में बना लिया टेबल। ये आप टेबल जाकर घर पे जाकर पढ़ें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पढ़ें, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो उसमें एक दो बात और लिखी है एनसीईआरटी में, वो बता देता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये आप टेबल देख लीजिएगा, इसमें दे रखा है कि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होती है, सेकंड में कैसे होती है, थर्ड में कैसे होती है, फोर्थ में कैसे होती है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, कॉस की और बता देता हूँ। जैसे ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये 2π भी यही है। ठीक, तो पहले हम जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos π/2 की वैल्यू होती है 0। तो जैसे जैसे यहाँ पर x बढ़ेगा तो cos x घटेगा, 0 से 1 से 0 हो जाएगा। ऐसे π/2 से पाई पे जाओगे तो cos पाई की वैल्यू होती है -1। cos पाई की वैल्यू कितनी है, cos π/2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये वाली वैल्यू फिर से घटी, यानी यहाँ पर फिर से अगर x बढ़ेगा तो cos x घटेगा। ऐसे ही यहाँ पर cos π/3 ये होती है पाई प्लस पाई, ये वैल्यू होती है इसकी 0, यहाँ पर 0 होगी वैल्यू। ठीक, तो यानी इस वाले क्वाड्रेंट में जैसे जैसे cos x मतलब x बढ़ेगा तो cos x भी बढ़ेगा। ऐसे इस वाले क्वाड्रेंट में जैसे जैसे x बढ़ेगा तो cos x भी बढ़ेगा। यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो ऐसे आप बाकी का भी पढ़ सकते हो। एक छोटी सी बात और लिख रही है उसमें कि tan x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो जाती है पहले क्वाड्रेंट में। इसका क्या मतलब है, आपने देखा था कि साइन x अपॉन कॉस एक्स के बराबर होता है, और x बराबर 90 डिग्री पर कॉस एक्स 0 तो ये 1/0, साइन x 1 होता है तो 1/0, यानी नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी की फॉर्म बना रहा होता है, इन्फिनिटी समझने से। तो क्या दिक्कत क्या होती है, इस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर x बढ़ेगा तो ये tan x की वैल्यू बहुत बड़ी होती जाएगी। यहाँ पर का क्या मतलब है, जब x लाई करेगा 0 और π/2 के बीच में, इस वाले क्वाड्रेंट में जब x लाई करेगा तो tan x की वैल्यू जब x बहुत नज़दीक होगा π/2 के, एग्जैक्टली π/2 नहीं होगा, x बहुत नज़दीक π/2, यानी π/2 कितना होता है 90 डिग्री, तो x मान लो, मैं मान लेता हूँ 89 डिग्री, इतना मान लेते हैं। तो जब x बराबर 90 डिग्री के बहुत नज़दीक होगा तो tan x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी ऐसे।
तो ये बाकी केस में भी लगता है, आप कॉट के केस में भी देखोगे, सेक के में भी देखोगे, जहाँ जहाँ इन्फिनिटी आ रहा होता है उसका मतलब होता है बहुत बड़ा, और माइनस इन्फिनिटी आ रहा होगा बहुत छोटा। ठीक, तो इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।